हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ पॉइंट बीजीपी में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 11th और अध्याय 12th को देखा था और आज के इस पार्ट में हम लोग जो है अध्याय 13th को देखेंगे। तो इसमें इस चैप्टर का नाम क्या है? फाइबर टू फैब्रिक। ये चैप्टर का नाम है, हिंदी में इसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। तो फ्रेंड्स, जो भी इस चैनल पे नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल जाए। तो चलिए लेट्स बिगिन। हम लोग स्टार्ट करते हैं तंतु के बारे में। तो तंतु के बारे में क्या कह रहा है कि तागे के रूप में दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ, ठीक है, और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। तो ये एक फिगर दिया गया है दोस्तों। फिगर के जरिए इस कपड़े से जो है तंतु को निकाला जा रहा है। तो आइए आगे के पॉइंट को देखते हैं धागे के बारे में। तो क्या कुछ कहा गया धागे के बारे में, इसको देख लेते हैं पहले। तो कह रहा है कि वस्त्र तागे से मिलकर बने होते हैं तथा तागे भी तागे के तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी इत्यादि। अब आगे की बात करें, तंतु को जो है दो भागों में बांटा गया है। तंतु को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग में बांटा गया? पहला है कि प्राकृतिक तंतु और दूसरा है संश्लेषित तंतु। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन से प्राकृतिक तंतु है और इनके क्या कार्य है। तो प्राकृतिक तंतु के बारे में बात करें तो ये जो होते हैं वो पादप से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक तंतु किससे प्राप्त करते हैं? पादप से प्राप्त करते हैं। और जैसे कि एग्जाम्पल में कि रुई तथा जूट जो होते हैं, जिसको हम लोग पटसन भी कहते हैं, ये जंतु से प्राप्त होते हैं। और एग्जाम्पल में जैसे कि ऊन तथा रेशम, ये सभी जो है हम लोगों को प्राप्त होते हैं प्राकृतिक तंतु के माध्यम से। अगले बात करते हैं अगला पॉइंट में, जो कि है संश्लेषित तंतु के बारे में। ये रासायनिक पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जिनका स्रोत ना ही पादप है और ना ही तंतु है, ना ही जंतु है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में पॉलिस्टर और नायलॉन हो गया और एक्रेलिक हो गया। ये सभी क्या है? सिंथेटिक फाइबर है, जिसको हम लोग जो है रासायनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। आइए अगले पॉइंट की ओर आते हैं इनके। अगला पॉइंट हमारा रुई, कॉटन के बारे में। तो कॉटन के बारे में क्या कह रहा है कि यह एक कपास तंतु से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसका कि इसका उपयोग गद्दों, रजाई अथवा तकिए में किया जाता है। अगला पॉइंट है इन्हें खेती में उगाया जाता है। अगला पॉइंट है कि इसके लिए मृदा काली और जलवायु उष्ण होनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है कि कपास पादप के फल को कपास गोलक कहते हैं और यह जो है नींबू के आकार का होता है। यह पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूट कर खुल जाते हैं। ठीक है, ये रुई के बारे में, कॉटन के बारे में बताया जा रहा है। अगला पॉइंट इसका कि कपास गोलक के अंदर तंतु से ढके बीज को बिनौल यानी कि कपास कहते हैं। देखिए, फिगर के माध्यम से कपास पादप के खेत के बारे में बताया गया है। तो हम लोग पहले इनको देख लेते हैं। ठीक है, ये कपास पादप के खेत हैं। अगले पॉइंट की ओर बात करें तो कपास से बीजों को केकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं। कपास ओटना का भी फिगर हमारे पास दिया गया है, इनको भी देख लेते हैं। ये जो है कपास ओटना है। अगले पॉइंट की बात करें तो जूट यानी कि पटसन के बारे में। तो पटसन क्या है, इसको देख लेते हैं। पटसन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में होती है, यानी कि पटसन की खेती जो होती है वो वर्षा के मौसम में होती है। अगला पॉइंट है इसका कि भारत में पटसन प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल और बिहार तथा असम में उगाया जाता है। तो ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि पटसन जो है वो भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। अगले पॉइंट की बात करें, इसको पुष्पन अवस्था में काटते हैं। इसको जो है पुष्पन अवस्था में काटते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं। सुई तागे की कतई। सुई तागे की कतई में क्या दिया गया है कि रेशों से तागे बनाने की प्रक्रिया को कतई कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि कताई के लिए एक सरल
युक्ति हस्त तकवा का उपयोग किया जाता है, जिसको हम लोग तकली कहते हैं। ये फिगर के माध्यम से तकली भी दिया गया है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं। हाथ से प्रचलित कतई में उपयोग होने वाला एक अन्य युक्ति जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चरखा कहते हैं। आगे हम लोग चरखे के फिगर को भी देखेंगे। चरखा के बारे में और क्या कुछ कहा गया है कि चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही किया था। ठीक है, एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान किया था। ठीक है, अगला क्या है कि भारत सरकार ने 1956 ईस्वी में एक संगठन का निर्माण किया जिसे हम लोग खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग भी कहते हैं। ठीक है, ये फिगर के माध्यम से एक व्यक्ति जो है चरखा चलाते हुए इनका दिया गया फिगर के माध्यम से। ठीक है, तो अगले पॉइंट की ओर आते हैं। इसके अगला पॉइंट है हमारा कि तागे से वस्त्र कैसे बनता है उनके बारे में दिया गया है। तो तागे के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। क्या कहते हैं? बुनाई कहते हैं। तागे के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। अगला पॉइंट है कि वस्त्रों की बुनाई कर्धों पर की जाती है। ठीक है, ये जो दिया हुआ हथकर्धों से बुनाई की जा रही है। अगला पॉइंट है इसका स्वेटर इनकी बुनाई एकल तागे का उपयोग किया जाता है। वस्त्र सामग्री का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। प्राचीन काल में लोग वृक्षों की छाल यानी कि वल्क बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। अगला पॉइंट है कि पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो फ्लैक्स भी एक पादप है जिसे हम लोग प्राकृतिक तंतु प्राप्त करते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट है कि प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में की जाती है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं कपास गोलक के बारे में। ठीक है, तो कपास गोलक को देखिए, इसके बारे में दिया गया है। पहले क्या है, ओटना होता है, फिर जाके रेशा, फिर रेशे को जब कताई करते हैं तो धागा होता है, फिर धागे से हमको बुनाई करते हैं तो वस्त्र प्राप्त होता है, और धागे को जब बंधाई करते हैं तब भी वस्त्र प्राप्त होता है। अब आइए एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर वाले प्रश्न की ओर आते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि पहेली अपनी सहेली को पौधे की रेशे से बना एक उपहार भेंट करना चाहती है और वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? तो वह जो है जूट का थैला को चुनेगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के एक भाग के रूप में महात्मा गांधी चरखे के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया गया था। बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट है इसका कि भारत में जूट मुख्य रूप से केरल और पंजाब में उगाया जाता है। ये बात तो गलत है, क्योंकि हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा कि भारत में जूट का जो है वो पश्चिम बंगाल और बिहार और असम में जो है इसका उगाया जाता है। तो कथन ऊपर में क्या कह रहा है कि गलत कथन को खोजना है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गलत कथन। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल में लोग कपड़े बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो प्राचीन काल में लोग कपड़े बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि पेड़ की पत्तियां का। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने पिछले समरी में पढ़ा कि प्राचीन काल में जो है लोग कपड़े के
वस्त्र के उपयोग करने के लिए पेड़ की पत्तियों का उपयोग करते थे। और क्या देखा था, अखबार का नहीं करते थे, मेटल फायर का भी नहीं करते थे, जानवरों की खाल और फर का करते थे। यानी कि 1 और 4 किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा तीसरा नंबर क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है। तो प्राकृतिक रेशा जो है वो नायलॉन नहीं है। ठीक है, कपास है, जूट है, अलसी है, ये सभी है, पर नायलॉन जो है वो प्राकृतिक रेशा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 कह रहा है कि रेशा बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है। तो रेशा बनाने के लिए हम लोग जो है किस पदार्थ का उपयोग नहीं करते हैं, तो भूसी और हड्डी का नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, भूसी और हड्डी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर है। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमें कि बूझो एक कपड़े की दुकान पर गया और वहां से, ठीक है, एक कपड़ा मिला जो स्पर्श करने में चिकना था, यानी कि छूने पर चिकना था, जीवंत रंग और चमक की थी और कपड़ा हो सकता है। तो किस प्रकार का कपड़ा हो सकता है। आप जानते हैं कि चिकना और चमक वाली और डार्क कलर वाली तो सिल्क का, रेशम का कपड़ा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन संख्या 7 पे कह रहा है कि जूट के पौधे किस भाग का उपयोग जूट फाइबर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो जूट प्राप्त करने के लिए जो है वो तना का प्रयोग करते हैं, स्टीम का करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूत को किस उपयोग करके बुना जाता है। तो किस उपयोग करके बुना जाता है, चरखे, कताई मशीन, लूम्स यानी कि करधे के द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लूम्स के जरिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन संख्या 9 है। ये कह रहा है कि बीरा एक किसान है, उसके खेत में काली मिट्टी और जलवायु गर्म है, उसे अपने खेत में कौन सा रेशा देने वाला पौधा उगाना चाहिए। तो कौन सा पौधा उगाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपास का पौधा उगाना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 में, तो 10 नंबर क्वेश्चन के 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम क्या है। तो फाइबर, कपड़ा, यर्न, क्या चीज़ दिया गया है ये कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम। तो कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम है आपका फाइबर होगा, धागा होगा, फिर क्या हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं कि अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बूझो घर पर ही रेशे के धागा बनाना चाहता है और कार्य को पूरा करने के लिए वह निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेगा। तो किसका उपयोग करेगा, वह जो उपयोग करेगा चरखा का उपयोग करेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, एनसीईआरटी के अभ्यास वाले प्रश्न पे। तो क्वेश्चन संख्या 12 कह रहा है कि रुई यानी कि कॉटन पादप के किस भाग से प्राप्त होता है। तो हम अभी जो है समरी में पढ़े, रुई किस भाग से प्राप्त होता है, हम लोगों को बीज से प्राप्त होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में पटसन प्रमुख रूप से कहाँ उगाई जाती है। तो भारत में पटसन जो है बिहार, बंगाल और असम में उगाई जाती है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है खादी वस्त्र, खादी एवं ग्राम उद्योग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन कब किया गया था। तो कब किया गया था, तो 1956 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन मिस्र में वस्त्र बनाने के लिए किसका उपयोग करते थे। तो प्राचीन मिस्र में वस्त्र बनाने के लिए जो है रुई का और फ्लैक्स का दोनों का उपयोग करते थे। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रुई और फ्लैक्स का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित तंतु है। तो मानव से निर्मित तंतु कौन सा हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा। ऑप्शन संख्या कौन हो जाएगा, 6A हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ये प्रश्न यहीं तक है।
तो अगला चैप्टर आता है, चैप्टर संख्या क्या हो जाएगा 13 पे। सॉरी दोस्तों, अध्याय जो है 14th है। तो 14 नंबर देखते हैं क्या चीज़ अध्याय क्या कह रहा है। चेंज अराउंड अस, चेंज अराउंड अस के बारे में बता रहा है कि हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो ये हमारा चैप्टर है परिवर्तन के बारे में, चेंजिंग के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो जब कोई वस्तु या पदार्थ को अपने मूल रूप से विभिन्न स्थान में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, यह वस्तुओं के आकार अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, कागज को मोड़कर बनाया गया खिलौना, हवाई जहाज। ये जो है हमारे चारों ओर के परिवर्तन के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। जैसे कि फिगर के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि एक कागज से हम लोग क्या बनाए, कागज वाला हवाई जहाज बनाए। तो ये क्या है, परिवर्तन ही है। एक बैलून है, इस बैलून को फुला करके गुब्बारा टाइप का बना दिए, बैलून बना दिए, तो ये भी परिवर्तन है। ठीक है, फिगर के माध्यम में गुब्बारे में हवा भरने और उसके आयाम का आकार में परिवर्तन, ये जो फिगर के माध्यम से बताया जा रहा है। अगला है कि इस फिगर के माध्यम से देखिए क्या बताया जा रहा है आपको, गूथे हुए आटे की लाई और बेली गई रोटी। ठीक है, अगला देखिए परिवर्तन क्या बता रहा है कि कागज के काट कर जो है हवाई जहाज बनाया गया, कागज को काट करके। ये फिगर के माध्यम से दिख रहा है आपको। ये छोटे छोटे चैप्टर से फ्रेंड्स। आइए के अगले पॉइंट की ओर आते हैं। अगला पॉइंट है कि परिवर्तन हम दो भागों में बांट सकते हैं इसको। परिवर्तन को कौन कौन से भागों में बांट सकते हैं? पहला जो है आप भौतिक, और दूसरा किसके भागों में बांट सकते हैं? परिवर्तन रासायनिक भागों में बांट सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? फिजिकल चेंज के बारे में हम लोग देखेंगे। फिजिकल चेंज वह पदार्थ जिसे पदार्थ अपने भौतिक गुण को बदलने के लिए किसी परिवर्तन से गुजरता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो मोम का पिघलना, ये कैसा परिवर्तन है? ये परिवर्तन जो है फिजिकल चेंजिंग है। यानी कि पहले मोम अगर लंबाई में था तो उसको जिस आकार में हम लोग ढालेंगे तो वो अपने आकार को चेंज कर देगा। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? इसको फिजिकल चेंज कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो इसमें क्या कह रहा है कि वह पदार्थ जिसमें हमें एक नए पदार्थ की प्राप्ति हो और जिसे फिर हम उस वस्तु द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। सिंपल सी बात कह रहा है कि इसमें कि केमिकल चेंज के बारे में कह रहा है कि इसमें क्या होता है केमिकल चेंजिंग में, कि अगर इसका एक बार आकार या आकृतिक बदल जाए फिर वह पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ सकता। इसी को हम लोग केमिकल चेंजिंग कहेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में कह रहा है आपको मोमबत्ती का जलना। तो मोमबत्ती जब जल जाएगा तो फिर से हम लोग जो है मोमबत्ती नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या है? केमिकल चेंजिंग है। आइए अगले पॉइंट की ओर आते हैं। अगला पॉइंट है कि नमक पानी में घोल से उसे हम फिर से नमक प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका फिजिकल चेंज के बारे में बता रहा है। अगर हम किसी पानी में नमक को मिलाएंगे और मिलाने के बाद उसको घोल देंगे, फिर हम चाहेंगे कि नमक को अलग प्राप्त कर ले, तो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दूध से दही का बनना ये कैसा चेंजिंग है? ये केमिकल चेंजिंग है। आप जब एक बार दूध से दही बना लेंगे तो फिर आप चाहेंगे कि दही को दूध बना ले, तो वो कभी संभव नहीं है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं। क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट के बारे में बात करते हैं, प्रसार, यानी कि एक्सपेंशन के बारे में, प्रसार के बारे में। देखिए क्या कह रहा है, जब कोई वस्तु गर्म होने से फैलता है या पिघलने लगता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रसार कहते हैं। ठीक है, आइए अगले पॉइंट की ओर आते हैं। इसमें कुछ फिगर दिए गए हैं। तो इस फिगर में क्या कह रहा है कि लकड़ी के हाथे लगाने से पहले लोहा जो है या स्टील प्राय गर्म हो जाते थे या गर्म किए जाते थे। जबकि संकुचन के बारे में देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है संकुचन के बारे में। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो यह फैल जाता है और ठंडा होने पर यह सिकुड़ जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? संकुचन कहते हैं। ठीक है, संकुचन के बारे में पढ़ चुके। आइए अगले पॉइंट की ओर आते हैं। धातु रिम झड़ित बैलगाड़ी का पहिया, देखिए फिगर के माध्यम से दिया गया है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं।
तो फ्रेंड्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं, पहले उनको देख लेते हैं। आइए प्रश्न संख्या 1 पे बात करते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह परिवर्तन चुने जिसे उत्क्रमित किया जा सकता हो। ठीक है, तो जिसे उत्क्रमित किया जा सकता हो वह परिवर्तन को चुनना है। घी का पिघलना, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका, घी का पिघलना जिसे हम लोग उत्क्रमित कर सकते हैं उसको हम लोग चुने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनका आंसर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, ये कौन सा परिवर्तन है, तो सीमेंट का सख्त होना। जब सीमेंट सख्त हो जाता है तो उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे के छल्ले को गर्म किया जाता है और निम्नलिखित में से किस कथन के बारे में यह गलत है। तो किस कथन के बारे में यह गलत है इसे देखना है हम लोगों को। तो कह रहा है कि वलय जो है क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए वलय फैलती है। ठीक है, ऑप्शन बी को पढ़ लेते हैं, ठंडा करने पर वलय लगभग समान आकार का हो जाता है, ये भी बात सही है। और तीसरा क्या कह रहा है, इस मामले में परिवर्तन उल्टा है। ठीक है, ये भी बात सही है। तो गलत कथन के बारे में कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है कि इसका क्या हो जाएगा, वलय अपना आकार बदलता है और परिवर्तन उत्क्रमित नहीं हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। गलत कथन का क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि मोमबत्ती जलाते समय पहेली ने निम्नलिखित परिवर्तनों को देखा। क्या देखा कि मोम पिघल रहा था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और क्या देखा उन्होंने, और जो है उन्होंने देखा कि मोमबत्ती जल रही थी। और क्या देखा, मोमबत्ती का आकार घट रहा था, पिघला हुआ मोम जम रहा था। तो इनमें से किस चीज़ को जो है पहेली ने देखा था। तो देखिए इनमें से जो है जब मोमबत्ती जल रहा था वो तो देखा था, और पिघला हुआ मोम जम रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, क्वेश्चन संख्या 5 में। 5 नंबर कह रहा है आपका कि इसके घोल यानी कि पानी में घुला नमक से नमक को अलग किया जा सकता है, क्यों अलग किया जा सकता है। ऑप्शंस के बारे में पढ़ते हैं। चूँकि पानी में नमक का मिश्रण एक परिवर्तन है जिसे नमक को गर्म करने और पिघलकर उत्क्रमित किया जा सकता है, तो ये नहीं होगा। अगला देखते हैं, पानी में नमक मिलना एक ऐसा परिवर्तन है जिसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। जल में नमक पिघलना एक अस्थायी परिवर्तन है, ये भी गलत है। अगला देखते हैं इसके पॉइंट को, पानी में नमक मिलना एक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है, जिसे वाष्पीकरण द्वारा उत्क्रमित किया जा सकता है। वाष्पीकरण द्वारा इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, क्वेश्चन संख्या 6 क्या कह रहा है कि चपाती को बेलना और चपाती को सेकना क्या परिवर्तन है। उल्टा किया जा सकता है और उल्टा किया जाता है। ठीक है, उल्टा नहीं किया जाता है, उल्टा किया जाता है और क्रमशः उल्टा नहीं किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 7 में 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लोहे की रिम लकड़ी के पहिए से थोड़ी छोटी बनाई जाती है। रिम को आमतौर पर लकड़ी के पहिए में लगाने से पहले गर्म किया जाता है, क्योंकि लोहे की रिम जो होती है वो गर्म करने पर क्या होती है, लकड़ी के पहिए द्वारा फैलता और फिर फिट हो जाता है। ऐसा नहीं है। अनुवंदन और लकड़ी के पहिए पर फिट बैठता है, ये भी नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं, आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बिल्कुल आकार में परिवर्तन होता है, ये भी गलत है। पहले फैलता है फिर ठंडा करने पर सिकुड़ जाता है और लकड़ी का पहिया फिट हो जाता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी का अभ्यास आ चुका है। तो इसमें प्रश्न कह रहा है कि जब किसी वस्तु या पदार्थ को उसके मूल रूप
से भिन्न पदार्थ के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो क्या होता है? तो देखिए ऑप्शंस को देखते हैं क्या होगा। केवल वस्तु के आकार में परिवर्तन होगा, ऐसा नहीं है। केवल वस्तु के अवस्था में परिवर्तन होगा, बिल्कुल नहीं है। अगला क्या वस्तु के आकार और अवस्था दोनों में परिवर्तन होगा, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन कौन से नहीं है, तो इसे देखना है हम लोगों को। दूध से दही का बनना बिल्कुल है रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना ये भी है। और बर्फ का पिघलना जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 में किसी वस्तु को गर्म करने पर पिघलने लगता है, यह क्रिया क्या कहलाती है? तो यह क्रिया क्या कहलाएगी? प्रसारण कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पानी में नमक का घुलने किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक, रासायनिक या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो हम जानते हैं कि पानी में नमक का घुलना जो है वो भौतिक परिवर्तन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव करें। मोम का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये तो बात सही है। कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, ये भी सही है। और पानी से बर्फ का बनना रासायनिक परिवर्तन है। तो हमें क्या बोल रहा है कि गलत कथन का चुनाव करें। तो मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, ये गलत है, क्योंकि मोम का पिघलना रासायनिक परिवर्तन है और हम लोगों को रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानना है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चंस है, थोड़ा ध्यान से इसे देखने की ज़रूरत है। आइए एक बार फिर से इसे 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन के बारे में बात कर रहा है, तो कौन सा गलत कथन है? मोम का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी सही है। और मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। देखिए मोम का पिघलना और मोम का जलना ये दोनों सेम बात लग रहा है, पर मोम का पिघलना जो है वो भौतिक परिवर्तन है और मोम का जलना वो रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, और डी में क्या कह रहा है कि पानी से बर्फ का बनना रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। गलत बात है, पानी से बर्फ का बनना जो है वो भौतिक परिवर्तन नहीं, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि भौतिक परिवर्तन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि इससे पहले जो अभी चैप्टर पढ़े हम लोग 13 और 14 यानी कि 13 और 14 अध्याय जो है आज के इस पार्ट में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। तो चलिए आज यहीं रहने देते हैं। आप सभी का धन्यवाद।